नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण क्रांति के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट किसलय कुमार, साउथ कोरिया से। और आज मैं आपसे बातें करूंगा ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, पुरानी बात है। ऑपरेशन कैक्टस क्या था? ये ऑपरेशन कब हुआ? ये ऑपरेशन क्या इसने भारत को पूरे दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय ताकत का दर्जा दिलाया? जी हाँ, यह ऑपरेशन एक मिलिट्री ऑपरेशन था, ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि विदेशी धरती पर भारत से बाहर जाकर किसी दूसरे देश में हिंदुस्तान ने यह मिलिट्री ऑपरेशन किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी। ये किस्सा है 3 नवंबर 1988 का। तकरीबन 30 साल से अधिक हो चुके हैं इस किस्से को। इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है ये किस्सा। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो आजकल उस पर बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिस पे बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज या बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा गंग हो नहीं होता था। वो एक ऐसा ज़माना था जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ों को वोट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वो ज़माना था पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी का। वो ज़माना था वाकई में टफ डिसीजन मेकिंग का। आइए हम उस ऐतिहासिक और बेहतरीन ऑपरेशन कैक्टस के बारे में आगे चर्चा करते हैं। इस चर्चा से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था इस वीडियो बनाने की, तो मैंने एक किताब पढ़ी सुशांत सिंह की, जिन्होंने ऑपरेशन कैक्टस को बड़े ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। और इस ऑपरेशन कैक्टस के बारे में आज तक डिफेंस मिनिस्ट्री ने कभी कोई अपना फॉर्मल जो है एक स्टोरी इसकी नहीं बताई है। इसके बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिक्लासिफाइड है, सॉरी वो क्लासिफाइड है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या हुआ था 1988 में। उस समय मालदीव्स के राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम थे। उनका तीसरा टर्म था। वो एक डिप्लोमेटिकली वो उनका जो है ये एक डेमोक्रेटिकली चोजन गवर्नमेंट था। उनका तीसरा टर्म था और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति थे। वहाँ पे लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें थीं जो उन्हें पसंद नहीं करती थी, और इसलिए उन ताकतों ने कुछ भाड़े के सैनिकों को भिजवाकर, मर्सिनरीज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अब से हम लोग इसी टर्म का इस्तेमाल करेंगे, मर्सिनरी। तो मर्सिनरीज को भिजवा के वहाँ पे एक कू अटेम्प्ट करवाया, यानी कि एक आर्म्ड जो वहाँ पे ग्रुप था कुछ फॉरेन एलिमेंट्स का, उनको भिजवा के वहाँ पे एक कू अटेम्प्ट करवाया, मतलब जिसको कूप बोलते हैं। तो कौन था ये ग्रुप? ये एक बिजनेसमैन था अब्दुल्ला लतीफ़ी करके। उसने कुछ श्रीलंकन तमिलियन रेबल्स के साथ मिलके इस कू को प्लान किया था। सशस्त्र हमला था ये मालदीव्स की सरकार के ऊपर। और पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल अलाम प्लॉट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल अलाम के ये श्रीलंकन मर्सिनरीज थे, जिनके साथ अब्दुल्ला लतीफ़ी, जो कि मालदीवियन बिजनेसमैन था, जो कि एक्सपैट था, बाहर रहता था, उसने ये हमला मिलके करवाया। जब ये हमला हुआ तो राष्ट्रपति गयूम और पूरे के पूरे मालदीव्स का जो कैपिटल है माले, वो दहल गया। उनकी सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। उस सुबह में उन्हें स्टेनगन की गोलियां, ग्रेनेड्स और तमाम इस तरीके के हैंड लॉन्च रॉकेट्स, ऐसी आवाज़ों से उनकी सुबह की शुरुआत हुई। तो एक पैनिक कॉल उन्होंने किया विश्व के अलग अलग देशों को, राष्ट्रपति गयूम ने, मालदीव्स के राष्ट्रपति गयूम ने। और उन्होंने कहा कि भाई हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे ऊपर सशस्त्र हमला हुआ है, और अगर आप हमें बचाने नहीं आते हैं तो
शायद वो लोग मुझे मार दें और वो लोग इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि इन मर्सिनरीज़ की सरकार होगी, कुछ चंद आर्म्ड मैन की सरकार होगी, लुम्पन्स की सरकार होगी। तो उन्होंने काफ़ी सारे देशों को ये मैसेज भेजा, जिसमें पाकिस्तान भी था, अमेरिका, इंग्लैंड, श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया जैसे कंट्रीज़ थे। सब ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन भारत ने 24 घंटे के भीतर रिस्पॉन्ड किया, मालदीव्स में अपनी सेना भी भेजी और उन्होंने राष्ट्रपति गयूम को बचाया भी। ये बहुत ही ऐतिहासिक ऑपरेशन था और आज इसके एक एक डिटेल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत ने वहाँ पे अपने पैराट्रूपर्स को भेजा था, 6 पैराट्रूपर्स। आगे उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उस समय ऐसा दौर था जब भारत के पास मालदीव्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का इंटेलिजेंस था और ना कोई प्रॉपर मैप था, ना कोई प्रॉपर इंटेलिजेंस था रॉ के पास। लेकिन उसके बावजूद टूरिस्ट मैप और अलग अलग छोटे मोटे आपके होटल्स से पाए गए, जो होटल्स में जो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं टूरिस्ट यूज़ के लिए, उनके थ्रू पूरा प्लान करके ये ऑपरेशन किया गया। और विदिन अ फ्यू आवर्स, 24 घंटे से भी कम समय में हिंदुस्तान की जो आर्मी थी एयरफोर्स के साथ वो वहाँ पे डिस्पैच हो चुकी थी एयरफोर्स की मदद से। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें तीनों विंग्स ने साथ में मिलकर ऑपरेशन किया था। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों का इस्तेमाल हुआ था इसमें। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। आपको इसमें नाम सुनने को मिलेगा ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा का, जिनको ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा भी बोलते हैं। AK बैनर्जी, जो उस समय भारत के राजदूत थे, वहाँ पे हाई कमिश्नर थे। कुलदीप सहदेव, जो जॉइंट सेक्रेटरी थे मालदीव्स, बर्मा और श्रीलंका के। और इसमें आपको रोनेन सेन का भी नाम सुनने को मिलेगा। इसमें आपको TN सेशन, उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनका भी नाम सुनने को मिलेगा। और G पार्थसारथी, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड और फेमस डिप्लोमेट हैं, वो भी इस समय उन्होंने भी अपना कुछ रोल अदा किया था। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बातें करेंगे आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो करेंगे ही करेंगे। G पार्थसारथी उस समय डिप्लोमेट थे। जी पार्थसारथी तो वैसे ही डिप्लोमेट थे। वो इंफॉर्मेशन एडवाइज़र और स्पोक्स पर्सन थे PMO में। और TN सेशन उस समय डिफेंस सेक्रेटरी थे। रोनेन सेन भी एक IFS ऑफिसर थे, जो कि बाद में US के एम्बेसडर भी बने। वो उस समय जॉइंट सेक्रेटरी थे PMO में। बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी थे ये। इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस थे और इन्होंने ऐसा दौर देखा था जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिससे बांग्लादेश अलग हुआ। तो वो सब सारी चीज़ें देख के उनको नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया था। तो ऐसे लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने। क्या हुआ, 3 नवंबर 1988 को सुबह में कुलदीप सहदेव, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे बर्मा, श्रीलंका और मालदीव्स के, उनको एक कॉल आती है सुबह में 6 बजे सुबह में। ये कॉल आती है इंडियन हाई कमीशन से। उस समय हाई कमिश्नर जो थे वो हिंदुस्तान में थे, तो वहाँ के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे उनकी कॉल आई 6 बजे कुलदीप सहदेव को सुबह में कि भाई चारों तरफ शूटिंग हो रही है, मशीन गन, रॉकेट्स और ग्रेनेड्स की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे मामला जो है बिगड़ता जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही कुलदीप सहदेव ने रोनेन सेन को फ़ोन किया और भी कई सारे लोगों को फ़ोन किया था। उसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। वो एक ऐसा दौर था जब मालदीव्स के पास एक प्रॉपर आर्मी भी नहीं हुआ करती थी और जो ये मर्सिनरीज थे उनका सेलेक्टेड टारगेट था, जो कि प्रेसिडेंट का रेसिडेंस था वहाँ पे, गयूम साहब का रेसिडेंस, वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज का हेडक्वार्टर, रेडियो और TV स्टेशंस। उन्होंने इवन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के भी स्थानों पे कब्जा कर लिया था और उनको बंद कर दिया था। 80 तमिल मर्सिनरीज जो थे वो उस एरिया के आसपास थे, जो कि प्रेसिडेंट्स हाउस के आसपास था। उन्हें फंड, ट्रेन और रिक्रूट किया गया था बाहर के मालदीवियंस के द्वारा, एक्सपैट मालदीवियंस के द्वारा, जो कि बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतीफ़ी के द्वारा लीड किया जा रहा था वो ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो प्लानिंग हुई थी, जिस समय कू की जो प्लानिंग हुई थी, वो उस समय हुई थी जब प्रेसिडेंट गयूम को हिंदुस्तान जाना था।
लेकिन हुआ क्या कि प्रेसिडेंट गयूम ने हिंदुस्तान जाने का जो प्रेसिडेंट गयूम का प्लान था वो राजीव गांधी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, इसलिए क्योंकि राजीव गांधी को उस समय किसी इलेक्शन कैंपेन के लिए जाना था, उसमें समय नहीं था उनके पास, तो ये प्लान कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट पे। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी मर्सिनरीज़ ने ये डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट अब बाहर जाएं या ना जाएं मालदीव से, हम लोग अटैक करेंगे। तो उन्होंने अटैक किया। AK बैनर्जी जो हाई कमिश्नर थे मालदीव्स में हिंदुस्तान के, उनको अनबारे सत्तार नाम के गयूम के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर द्वारा जो है ब्रीफ किया गया था कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है और हमें मदद की ज़रूरत है। गयूम ने UK, US, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह वगैरह को कॉल किया। श्रीलंका ने तो ये भी बोला कि हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको इंडियन एयरफोर्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें इंडियन एयरफोर्स अपना प्लेन भेजे तो हम वहाँ पे मदद कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो बात थी श्रीलंका की, लेकिन खबर तब तक हिंदुस्तान आ चुकी थी और हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स, हिंदुस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो एक्टिव हो चुके थे। उन्होंने राजीव गांधी को बताने से पहले ही आर्मी को भी कॉल कर दिया था, आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को, और उन्होंने एयरफोर्स के भी वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को फ़ोन कर दिया था। उन्हें पता था कि राजीव गांधी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ये वो दौर था जब ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक क्लैरिटी थी पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स के डिसीजन मेकिंग के बारे में। उनको पता था कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स क्या डिसीजन मेक करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स का जो विल था, जो उनको डिसीजन लेने की जो उनकी क्षमता थी, वो बहुत ही स्ट्रांग थी और उन्हें क्लैरिटी थी उसमें। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत आसान था कि वो चीज़ों को प्लान करें अपने हिसाब से, क्योंकि उन्हें पता था कि राजीव गांधी जब इस बात को सुनेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि भाई हमारा बेस तो आपके यहाँ से डिएगो गार्सिया में है, थोड़ा सा दूर है मालदीव्स में, वहाँ पहुँचने में हमको 48 घंटे का समय लग जाएगा, 2 दिन का समय। तब तक गयूम ने बोला कि भाई तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। तो श्रीलंका अमेरिका अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत अमेरिका से पहले पहुँच गया। कुलदीप सहदेव ने एयर वाइस मार्शल को कॉल किया था, डेंजल किलोर को, कि आप जो है रेडी हो जाइए। उन्होंने रोनेन सेन को भी कॉल किया था, जो कि PMO में जॉइंट सेक्रेटरी थे और राजीव गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री और मिलिट्री पर्सनल के साथ भी मीटिंग भी फिक्स की। 8:30 बजे, 6 बजे एक कॉल आती है, 8:30 बजे नवंबर 3, 1988 ग्रुप कैप्टन अशोक गोयल को IAF वाइस चीफ से कॉल आती है कि आप अवेलेबिलिटी चेक करें हमारे सैनिकों की क्या है। अशोक गोयल ने बोला कि हमारे पास 5 IL-76 और 16 AN-32 आगरा में है, और अनदर जो 14 AN-32 है वो आगरा लाए जा सकते हैं जोहरत बेस से 1 बजे दिन तक। उन्हें कहा गया कि आप लोग सब कुछ तैयार रखिए। आर्मी ऑपरेशन रूम साउथ ब्लॉक में तहलका मचा हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ एक मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री वहाँ पे 2 लोगों के साथ अंदर आते हैं, रोनेन सेन जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे, और कुलदीप सहदेव जो कि बर्मा, श्रीलंका और म्यांमार के जॉइंट सेक्रेटरी थे। और कुलदीप सहदेव को हमेशा श्री राजीव गांधी चिढ़ाते भी रहते थे कि इनका जो कंट्री को जो ये हैंडल करते हैं वो हमेशा परेशानी में रहता है। अभी जब ये मीटिंग चल रही थी 8:30 बजे, तो जितने भी सर्विस चीफ्स थे, मतलब कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, वो सारे वहाँ पे मौजूद थे ऑलरेडी जब प्रधानमंत्री वहाँ पे आए, और रॉ के चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। रोनेन सेन के पास कुछ टूरिस्ट पिक्चर और पोस्ट कार्ड वगैरह थे, उसको लेकर वो वहाँ पे आए। उस वक्त जब जानकारी ली जा रही थी तो रॉ से पूछा गया कि भाई आपके पास क्या जानकारी है। तो रॉ के पास सारे गलत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थे। उनका जो इंटेलिजेंस था बहुत पुराना था और कोई कायदे का इन्फॉर्मेशन नहीं था। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन था कि एयरपोर्ट भी जो है वो अब मर्सिनरीज़ के कब्जे में आ गया है, जो कि नहीं था, जो कि बाद में गलत प्रूव हो गया। तो रोनेन सेन ने रॉ के चीफ को बोला कि भाई अब आप चुप हो जाइए। उनको एक शट अप कॉल दिया गया, और इसलिए क्योंकि रोनेन सेन को एक कॉल आई थी इब्राहिम हुसैन जाकी से, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे मालदीव्स के। उन्होंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया था, और कहा जाता है कि हिंदुस्तान और मालदीव्स के बीच में वो सबसे लंबा कॉल था उस समय तक का।
जाकी जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ से वो देख सकते थे कि रेबल्स जो हैं वो टेलीफोन एक्सचेंज को भी कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो रोनेन सेन ने उनसे कहा था कि आप फ़ोन जो है रखिएगा मत हमसे बात करते दौरान, नहीं तो वहाँ पे एक लाइट ऑन होगा और लाइट ऑन होते के साथ वो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं कॉल गया है। तो हो सकता है कि हमारा जो एकमात्र जो इन्फॉर्मेशन का भी जो ज़रिया है आपके थ्रू, रोनेन सेन ने कहा मालदीव्स के फॉरेन सेक्रेटरी को, कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको फ़ोन रखना नहीं है, रिसीवर आप टेबल पर रख दीजिए, फ़ोन काटिएगा मत। तीनों फोर्सेस जो थे उस समय हिंदुस्तान के, वो एकदम कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग जाके वहाँ पे अपनी जीत हासिल करेंगे मालदीव्स में, क्योंकि श्रीलंका में ऑलरेडी एक ऑपरेशन चल रहा था और फोर्सेस जो थे वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड थे और श्रीलंका से मालदीव्स की दूरी ज़्यादा नहीं है। तो प्लान हुआ कि भाई कैसे अब वहाँ पे हम लोग जाएंगे और कैसे वहाँ पे ऑपरेशन शुरू होगा। तो पहले प्लान हुआ कि वहाँ पे पैराशूट ड्रॉपिंग जोन वहाँ पे तय किया जाए, जहाँ से हमारे जो सैनिक हैं वो ऊपर से पैराशूट से ड्रॉप करेंगे नीचे और वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे कब्ज़ा करेंगे और उसके बाद जो है वहाँ पे माहौल देखेंगे क्या है। उसके बाद बाकी सैनिक जो है वहाँ पे उतरेंगे प्लेन से और फिर जो है राष्ट्रपति गयूम को बचाने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। तो प्लानिंग हुई कि IL-76 विमान की जो लैंडिंग है वो हुलहुले एयरपोर्ट पे होगी और जो इनपुट मिली थी जाकी से, इब्राहिम हुसैन जाकी से रोनेन सेन को, वो ये था कि हुलहुले एयरपोर्ट अभी भी जो है वो मर्सिनरीज़ के कब्ज़े में नहीं है। इसमें इस किताब में जो किताब मैंने पढ़ी थी उसमें जो लेखक हैं सुशांत सिंह, उसमें रेबल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मैं मर्सिनरीज शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि रेबल बोलना इन विदेशी जो लड़ाके थे उनके लिए सही शब्द नहीं है, वो उनके लिए और थोड़ा सा इज़्ज़तदार शब्द हो जाएगा, इसलिए मैं उसको वो भी इज़्ज़त नहीं देना चाहता। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो हुलहुले एयरपोर्ट था वो भी एक हिंदुस्तान की कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन उसका साइज़ और जो प्लान है वो इंडिया को पता नहीं था। कोशिश की जा रही थी कि उस कंपनी को कांटेक्ट किया जाए, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। तभी राजीव गांधी ने आइडिया दिया, चूँकि राजीव गांधी पहले भी एक पायलट थे, उन्होंने आइडिया दिया कि इंडियन एयरलाइंस के कुछ पायलट्स, कमर्शियल पायलट से कांटेक्ट किया जाए। वो बेस्ट पर्सन हो सकते हैं कि हुलहुले एयरपोर्ट का पूरा आपको जो है वहाँ की जो स्थिति है वो आपको वो बता सकते हैं कि कैसा एयरपोर्ट है, कितना बड़ा एयरपोर्ट है, कैसे लैंडिंग की जा सकती है वगैरह वगैरह। श्री राजीव गांधी ने 2 चीज़ें और बताई कि एक 2 स्टेप पासवर्ड जो कि आजकल आप गूगल में देखते हैं, वो उस समय राजीव गांधी ने बताया कि 2 स्टेप पासवर्ड वहाँ से आप लीजिए, वहाँ पे ATC को कांटेक्ट करके, ताकि हम उनसे कांटेक्ट बिठा सके और हमें पता चल सके कि हम लोग सेफ़ लैंड कर सकते हैं नहीं। तो एक तो था कि हुलहुले एयरपोर्ट पे जब हमारा जब एयरक्राफ्ट लैंड करेगा या लैंड करने वाला होगा तो रनवे की जो लाइट्स है उसको कुछ सेकंड्स के लिए जला के फिर से बुझा दिया जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बाकी सारे पायलट्स को और इंडियन जो भी आर्मी और एयरफोर्स वाले लोग जा रहे हैं कि एयरपोर्ट सेफ़ है। दूसरा पासवर्ड था, कोई वर्ड का एक शब्द बोलना था उस ATC के पर्सनल को हमारे पायलट्स से, ताकि हमारे पायलट्स को अंदाज़ा हो जाए कि अब चीज़ें सेफ़ हैं और कोई किसी कब्ज़े में नहीं है, एयरपोर्ट मर्सिनरीज़ के कब्ज़े में नहीं है। तो वहाँ पे जो लोग जिस मीटिंग में थे वो बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी उस समय बिल्कुल शांत और डिसाइसिव थे, वो डिसीजन लेने के उसमें थे और बिल्कुल शांत, बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहे थे। US को लूप में रखा गया और US को बताया गया, चूँकि डिएगो गार्सिया जो उनका जहाँ पे बेस है उनका वो कुछ सौ किलोमीटर वहाँ से है मालदीव से, इसलिए उनको बताया गया 10:40 में ये जो मीटिंग शुरू हुई थी, वो जो मीटिंग 8:30 बजे जो मीटिंग शुरू हुई थी वो 10:40 में वो मीटिंग ख़त्म हुई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या हुआ। मीटिंग में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 2 घंटे के भीतर सब कुछ डिसाइड कर लिया कि येस वी हैव टू गो एंड सेव राष्ट्रपति गयूम। अब आता है रोल ब्रिगेडियर फारूक बुलबुल सारा का, जिनके प्रिंसिपल स्टाफ जो थे ऑफिसर वो मेजर विनोद भाटिया थे। मेजर विनोद भाटिया ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया इस ऑपरेशन में। उनको विनोद भाटिया को एक कॉल आती है ब्रिगेडियर सपतनेकर से कि एक कंपनी जो है तकरीबन 100 पैराट्रूपर्स की, उसको तैयार रखो और सपोर्टिंग टीम के साथ, जिसमें कि सिग्नल इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, वगैरह वगैरह हों।
जो कि 6 घंटे के नोटिस पे वो आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि कूच करने के लिए रेडी हो जाए। और एक और बटालियन ग्रुप रखो जिसमें 900 मैन हो, 900 जवान हो, उनको 12 घंटे के नोटिस पे, और उनको जगह नहीं डिस्क्लोज़ किया गया कि कहाँ पे जाना है। ये कॉल सुबह में आई थी विनोद भाटिया को। बोला गया कि एक बीच असॉल्ट है, बीच पे जाके असॉल्ट करना है, वहाँ पे जाना है, जगह नहीं बताया गया था। भाटिया को एक कॉल आई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डायरेक्टली, SF रॉड्रिग्स उस समय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनसे कॉल आई। जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक सीनियर ऑफिसर, उस तबके का एक सीनियर ऑफिसर किसी मेजर से डायरेक्ट फ़ोन पे बात करता है। जनरली एक जूनियर ऑफिसर होता है जो फ़ोन पकड़ाता है, लेकिन डायरेक्ट कॉल आई तो ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए थे कि भाई ऐसा क्या हुआ। उनको बोला गया कि पैराट्रूपर्स को 12:30 बजे तक जो है रेडी करना है। तैयारी नहीं थी। इन्होंने कहा कि भाई तैयारी नहीं है मेरे पास, इतने जल्दी कैसे पैराट्रूपर्स जो है वो रेडी हो सकते हैं। कुछ पैराट्रूपर्स जो हैं आगरा के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोट में थे, कुछ पैराट्रूपर्स जो थे वो कहीं और पे थे, लखनऊ में थे। तो उन्होंने बोला कि सारे लोगों को वहाँ से इतने जल्दी बुलाना और प्रोग्राम को स्टार्ट करवाना इतना आसान नहीं है। तब तक रॉड्रिग्स जो है बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इनसबऑर्डिनेशन के लिए चार्ज करूँगा, तुम अपने सीनियर की बात को, ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, जैसे करना है प्रिपरेशन करो। तो वो भागते हुए गए बुलसारा के पास, उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है। तो बुलसारा के मुंह से निकला कि नाउ वेयर इन ब्लेजेस इज मालदीव्स। तब तक बुलसारा के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक मैप लेके वहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि भाई हमारे सदर्न पॉइंट से जो है वो 700 किलोमीटर की दूरी पे मालदीव्स है। भाटिया ने, जो कि मेजर विनोद भाटिया हैं, जो कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे ब्रिगेडियर बुलसारा के, जो ब्रिगेडियर बुलसारा ने इसको लीड किया। इन पे एक मूवी भी बन रही है जिसमें शाहिद कपूर आ रहे हैं। उस मूवी को आप देखना ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, भूलिएगा मत। भाटिया ने कुछ अपने ऑफिसर्स को होटल्स और टूरिज़्म ब्यूरोज़ में भेजा कि भाई जाके वहाँ से, आगरा के टूरिज़्म वगैरह में, कि जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाओ, जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। 2 ऑफिसर्स को भेजा उन्होंने। तो वो कुछ पिक्चर्स और पोस्ट कार्ड साइज़ पिक्चर्स लेके आए, कुछ टूरिस्ट ब्रोशर्स वगैरह लेके आए वहाँ पे। यही प्रिपरेशन थी हिंदुस्तान की बस उस समय। कुछ टूरिस्ट ब्रोशर्स और टूरिस्ट मैप्स पे पूरा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया गया था। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये बहुत ही मुश्किल बात है और ये इतना आसान नहीं होता है इन सब चीज़ों को करना। 7:15 सुबह में, यानी कि मीटिंग से पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, IAF बेस खेरिया को भी अलर्ट कर दिया गया था कि 3 घंटे के नोटिस पे आपको रेडी हो जाना है। 11 बजे तक वो रेडी थे और इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे थे विंग कमांडर अनंत बेऊर के अंडर में। ये मीटिंग PM से मुलाकात 8 बजे हुई, 8 साढ़े 8 में, उससे पहले ये शुरू हो गया था। आप देखिए कि कैसे हमारे ऑफिसर्स जो थे वो रेडी थे पहले से। प्रधानमंत्री से बात करने से पहले उन्हें पता था कि ये क्लैरिटी थी, और आज वो कहते हैं कि ये क्लैरिटी हमारे पास आज क्यों नहीं है। तो ये डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लीडरशिप जो है वो पहले से बहुत सारी चीज़ों को तय करके रखती है। बुलसारा ने 6 पैरा को चूज़ किया। 6 पैरा जो पैराशूट जो पैरा ब्रिगेड था उनको चूज़ किया, और उनकी 2 कंपनी जो थी 6 पैरा की, वो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में थी। उसको वहाँ से बुलाया गया। तो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट ने आने से मना कर दिया क्योंकि कुछ खालिस्तानियों ने वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स पे हमला किया था कुछ दिनों पहले। तो उन्होंने बोला कि जब तक दूसरा गार्डिंग ट्रूप हमारे पास नहीं आता है तब तक हम 6 पैरा को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा कहा गया उनको, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट को, कि हमारे सैनिकों के पास ऑर्डर है कि अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो वो गोली मार के भी, जो उनको रोक रहा है उसको गोली मार के वो वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो उन्होंने फिर रिलीज़ कर दिया। ये थ्रेट काम कर गया। अब ये ऑर्डर था कि नहीं इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, ना ही किसी किताब में या किसी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है। 2 प्लान्स बने। एक, लैंडिंग वहाँ पे हो, वहाँ पे माले में एयरपोर्ट पे डायरेक्ट हमारे सैनिक जो है वहाँ पे लैंड करें। दूसरा प्लान था कि पैरा ड्रॉप हो, मतलब कि सैनिक पैराशूट से वहाँ पे कूदे उस एयरपोर्ट पे। और
तीसरा प्लान ये था कि अगर ये दोनों प्लान फेल हो जाता है, मान लीजिए कि वहाँ पे पहले से रेबल्स जो मर्शनरीज जो है वहाँ से कंट्रोल में है वहाँ पे उनके एयरपोर्ट, और ये दोनों प्लान फेल हो जाता है, हमारे सैनिक उतरते हैं और मारे जाते हैं या इस तरीके की जो घटना होती है, तो फिर क्या होगा? तो फिर था कि अगली सुबह फुल फ्लेज्ड अटैक होगा मालदीव्स पे एयरफोर्स के द्वारा, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से, त्रिवेंद्रम बेस से। तो ये पूरा प्लान लेके हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थे वो चले। अब इसमें सब तीनों इसमें विंग्स का हाथ था इसमें। उस समय दिक्कत ये भी थी कि इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 60 पैराशूट्स थे, D5 पैक पैराशूट्स सिर्फ 60 थे। तो 160 मैन की जो कंपनी थी उसके बदले सिर्फ 60 लोग कूद सकते थे पैराशूट लेके। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब एक दिक्कत वाली बात थी। हालांकि नेक्स्ट डे पैराशूट्स आ सकते थे, लेकिन एक दिन का भी समय नहीं था हमारे पास। उसी दौरान हाई कमिश्नर बैनर्जी जो है आगरा आए और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को ब्रीफ करने के लिए वो आगरा आए थे, और उनके पास थोड़ा सा डिटेल्ड मैप्स वगैरह था और इंटेलिजेंस इनपुट था। वीपी मलिक उनको डिफेंस गेट से साउथ ब्लॉक के साउथ में ले गए। वहाँ पे एक 1 टन के ट्रक में बिठा के उनको कहीं ले जाया जा रहा था, जिनका पता उनको भी नहीं था, AK बनर्जी को भी पता नहीं था कि हमको कहाँ ले जाया जा रहा है। तो उन्हें पालम एयरपोर्ट ले गया गया और पालम एयरपोर्ट से उनको आगरा एक प्लेन से ले गया गया। उस प्लेन में AN-12 प्लेन था, उसमें सिर्फ 2 लोग थे। एक थे हमारे VP मलिक साहब, इन्होंने भी एक किताब लिखी है, जनरल VP मलिक, और दूसरे थे ये हमारे AK बनर्जी जो उस प्लेन पे थे। वो लोग आगरा पहुँचे पालम एयरपोर्ट से, और आगरा पहुँचते पहुँचते तकरीबन 3.5 दिन का बच गया था। बुलसारा के पास एक कॉफ़ी टेबल ट्रैवल बुक थी जो कि बैनर्जी लेके आए थे वहाँ पे, जिसके थ्रू एक बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट उन लोगों को मिला मालदीव्स के बारे में कि मालदीव्स क्या है, कैसा है, क्योंकि हमारे सैनिकों को कुछ पता नहीं था उस समय कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो 4 फोटोकॉपी टूरिस्ट मैप्स और कुछ स्केचेस एयरपोर्ट के वहाँ पे हुलुले और माले एयरपोर्ट के वहाँ पे ले जाके बैनर्जी ने उनको दिए। बैनर्जी को आर्मी को ब्रीफ करने के बाद एयरफोर्स को ब्रीफ करने के लिए भेजा गया। वहाँ पे उन्होंने पाया कि जो मैप एयरफोर्स देख रही थी वो पूरा का पूरा मैप ही गलत था। वो मैप एक ऐसे एयरपोर्ट का वो लोग देख रहे थे जो कि माले से 300 किलोमीटर की दूरी पे था, गन एयरपोर्ट, और जो कोऑर्डिनेट था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का था। तो बैनर्जी गुस्सा हो गया और उन्होंने चिल्ला के कहा कि ये क्या, ये गलत मैप लेके आया। और उन्होंने किसी तरीके से वो समझ गए कि इस मैप का डायरेक्शन चेंज है, जो एयरपोर्ट है जहाँ पे उतरते हैं लोग उस एयरपोर्ट का थोड़ा सा अलग डायरेक्शन था, तो वो देख के समझ गए। अब उन्होंने मैप वगैरह चेंज करवाया। बनर्जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इसको, एक्चुअली उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था। प्लान को अब 4 भागों में बांटा गया। ऑपरेशन कैक्टस को 4 भागों में बांटा गया कि कैसे इसको मालदीव्स में जो है एक्सिक्यूट किया जाएगा। पहला था राष्ट्रपति गयूम को बचाना। जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था राष्ट्रपति गयूम को बचाना। ऑपरेशन 4 फेजेस में था। पहला फेज था कि पैरा 6 पैरा और 3 पैरा की एक कंपनी जो है IL-76 में हुलहुले को सिक्योर करेगी एयरपोर्ट को। सेकेंड स्टेप में जो एयरक्राफ्ट वहाँ पे जब उतरेगा तो लाइट ऑन ऑफ होगा वहाँ पे, जैसा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सजेस्ट किया था टचडाउन के समय। और ATC एक पासवर्ड देगी जो कि हदिया होगा, हदिया मतलब गोइंग इन द राइट डायरेक्शन उसका मतलब होता है। वो बोलेंगे तो हम लोग के हमारे जो जवान है वो समझ जाएंगे कि हाँ अब जो है रेबल्स के कब्जे में एयरपोर्ट नहीं है, इट्स सेफ टू लैंड, तो वो लैंड करेंगे। अगर थोड़ा सा लाइट ऑपोजिशन वहाँ पे होगा, ये प्लान 1 का ही थोड़ा सा प्लान 1A है कि अगर वहाँ पे एक थोड़ा सा लाइट ऑपोजिशन होता है तो पैरा ड्रॉपिंग होगी, वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट लैंड नहीं करेगी अगर उस मर्सिनरीज की तरफ से कोई गोलीबारी होती है तो। और बुलसारा, ब्रिगेडियर बुलसारा और मेजर भाटिया दोनों ने कहा कि हम लोग पहले कूदेंगे पैराशूट से वहाँ पे। दे वर डेयर डेविल्स, उन्होंने कहा कि हम लोग कूदेंगे, अपने सैनिकों को छोड़ेंगे नहीं।
फेज तो ऐसा होता नहीं है जनरली कि कोई मेन जो लीडिंग कमांडिंग ऑफिसर है वही पहले कूदे। दूसरे फेज़ में क्या था कि अब वहाँ पे एयरपोर्ट को सिक्योर करने के बाद, अब आपको, अगर आपको मालदीव्स के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद माले जाने के लिए आपको किसी बोट से जाना होता है। तो उस समय बोट से सिर्फ जाना होता था। तो अगला प्लान था कि 160 लोगों की एक कंपनी जो है वो बोट से जाके किसी एक बीच हेड को सिक्योर करेगी, जहाँ से इंडियन आर्मी ऑपरेट करेगी, जहाँ पे उनका बेस वो बनाएगी और वहाँ से वो ऑपरेट करेगी, ताकि वो एक आइलैंड पे वहाँ पे पकड़ बना सके, जो कि एयरपोर्ट से वहाँ पे अपने किसी बोट से जाएं और फिर बोट से जाके एक बीच हेड को कैप्चर करें और फिर वहाँ से माले में घुसे जहाँ पे राष्ट्रपति का निवास था। तो ये प्लान था कि जैसे ही एयरपोर्ट को जो है सिक्योर करने के बाद बीच पे जब जाएंगे, जब बीच हेड को सिक्योर करने के लिए, तो वहाँ पे 2 हाई रिस्क मिशन टीम जो है HRMT वहाँ से डिटैच होंगी और प्रेसिडेंट गयूम को लोकेट करने के लिए वहाँ से आगे निकल जाएंगी। जो 6 पैरा की जो दूसरी कंपनी थी वो एयरफील्ड पे ही रहेगी, उसको होल्ड करके रखेगी और ध्यान भटकाने के लिए 3 पैरा की 160 लोगों की एक कंपनी जो होगी, 160 जवानों की एक कंपनी होगी, वो बगल के जेटीज़ में जाएगी, जहाँ से शिप्स वगैरह जो है एयरपोर्ट के जेटी पे, जहाँ पे शिप वगैरह जो है वहाँ पे लगाई जाती है, ताकि बीच हेड से ध्यान भटकाया जा सके मर्सिनरीज़ का। जहाँ पे हमारे सैनिक जा रहे थे बीच हेड को कैप्चर करने के लिए, जहाँ से वो माले घुसते, उस बीच हेड पर से ध्यान भटकाने के लिए किसी दूसरे जगह पे जाके कुछ हमारे जो जवान हैं वहाँ पे जाके अटैक करेंगे और किसी तरीके से मर्सिनरीज़ का ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ताकि मेन जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। फेज़ 3 ये था कि जो बाकी के पैरा ब्रिगेड हिंदुस्तान से लैंड करेंगे वो हुलहुले एयरपोर्ट पे ही रहेंगे और 3 पैरा जो है वो पैरा 6 को रीइंफोर्स करने का काम करेगी अगर पैरा 6 को ज़रूरत होती है तो। चौथा फेज़ था कि सब कुछ सही से होने के बाद प्रेसिडेंट गयूम को बचाने के लिए जो है वहाँ पे जाया जाएगा, उनको सेफ्टी के साथ रेस्क्यू कराया जाएगा और मर्सिनरीज़ की सफाई की जाएगी। यहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि एयरपोर्ट से बीच हेड तक जाने के लिए, बीच हेड को सिक्योर करने के लिए बोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने बोट्स होंगे। अगर वहाँ पे बोट्स नहीं होते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को फिर बोट लेके आना पड़ेगा वहाँ पे, जिसमें कल सुबह तक का समय लग सकता था। अगर एक और दिक्कत थी कि मान लीजिए कि अगर वहाँ पे नीचे मर्सिनरीज़ ऑलरेडी एयरपोर्ट पे होते हैं और हमारे सैनिक उस पर लैंड नहीं कर सकते हैं, तो पैरा ड्रॉप करना पड़ेगा। और पैरा ड्रॉप करने में ड्रॉपिंग जोन जो था वो बहुत ही छोटा था, तो सेवरल थाउजेंड फुटबॉल फील्ड्स का ड्रॉपिंग जोन चाहिए होता है पैराशूट्स पर से लोगों को उतारने के लिए, क्योंकि आर्मी पैराशूट के पास कोई डायरेक्शन कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं होता है। और मालदीव्स में जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके अगल बगल पूरा समुद्र है। मालदीव्स आर्चिपेलागोस का देश है, कई सारे द्वीपों का समूह है वो, तो वहाँ पे कहीं ऐसा एक इतना बड़ा ग्राउंड नहीं था जहाँ पे हमारे सारे पैराट्रूपर्स लैंड कर सकें। तो अगर लैंड करते भी तो उसमें से 100 में से 30 पैराट्रूपर्स वो पानी में डूब के मर जाते हैं हमारे। तो ये बहुत ही एक रिस्की ऑपरेशन था, इसलिए आगे आप देखेंगे कि डिसाइड होगा कि ड्रॉप नहीं करना है बल्कि लैंड करना है। अब ऑपरेशन शुरू करने की बारी आई तो ब्रिगेडियर मलिक ने जो है VP मलिक ने पूछा AK बनर्जी साहब को कि भाई आप भी ज्वाइन करें। तो AK बनर्जी साहब तो डिप्लोमेट थे, वो तो सैनिक थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत मनाया गया, बाद में वो मान गया और उन्होंने कहा कि हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे 2 क्लॉजेस हैं। एक, ऑफिशियल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लाई जाए। दूसरा, मेरे पास एक शेविंग किट मुझे चाहिए, मैं हर सुबह की शुरुआत शेविंग के साथ करता हूँ, तो मुझे एक रेज़र चाहिए। तो बुलसारा ने बोला कि भाई आर्मी कैंटीन ओपन करके इनके लिए एक बढ़िया शेविंग किट तौलिया वौलिया के साथ लाया जाए। तो लाया गया, उनके सब कुछ रेडी था। अब ग्रुप कैप्टन AK चौड़िया पैराशूट जंपिंग इंस्ट्रक्टर थे, जो कि पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर्स का हमेशा जाना ज़रूरी होता है जब भी कहीं पैरा ड्रॉपर्स, ये पैरा ब्रिगेड के लोग जब भी कहीं जाते हैं। तो 13 लोग मैंडेटरी होते हैं जाने, लेकिन सिर्फ उस समय 9 पैराशूट जंपिंग इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल थे, तो 9 ही गए। 5 बजने में 5 मिनट कम थे, फ्लाइट उड़ी हमारे जवानों को लेकर। ऑपरेशन कैक्टस शुरू हो गया था।
अब फ्लाइट पे कार्गो कंपार्टमेंट में जवानों को ब्रीफ किया जा रहा था, गयूम के फ़ोटोग्राफ्स लोगों को दिखाए जा रहे थे, कॉफ़ी टेबल बुक बार बार उसका प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, उसको एक एक करके आगे बढ़ाया जा रहा था। ग्रुप कैप्टन चौडिया को डेस्टिनेशन पता चली सिर्फ प्लेन में पहुंचने के बाद। उनको लग रहा था कि हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम लोग मालदीव्स जा रहे हैं। तो उनको वहाँ पे पता चला। उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, किताब का दाम थोड़ा ज़्यादा है, AK चौडिया साहब ने, 1000 रुपये की बुक है, अगर आपको मौका मिले तो उस किताब को भी पढ़िए। इंडियन एयर स्पेस से बाहर ब्रिटिश एयरवेज की एक फ़्लाइट वहाँ से गुजरी, तो उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ा हिंदुस्तान के एयरफोर्स को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो डेस्टिनेशन रिवील हो गया, और शायद उस समय BBC ने अनाउंस भी कर दिया था 7 बजे कि भारत मालदीव्स में प्रेसिडेंट गयूम को बचाने के लिए जा रहा है। सैनिकों के परिवारों को कुछ पता नहीं था। भाटिया साहब का बेटा उस समय जीप के सामने आके खड़ा हो गया था, मेजर भाटिया का बेटा, बोला था कि नहीं जाने देंगे हम आपको। आज वो खुद पैराट्रूपर हैं उनके बेटे। अब उस समय एक बात चल रही थी कि पैराड्रॉप करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए लोगों को। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, क्योंकि हमारे जवानों की ज़िंदगी जो है वो उस पर थी, स्टेक पे थी। तो ब्रिगेडियर बुलसारा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो असमंजस में थे। तभी तक हदिया कोड वर्ड जो है वो आ गया। तो ब्रिगेडियर बुलसारा ने बोला कि अगर हम लोग जो है हम पैराड्रॉपर्स को ड्रॉप करेंगे तो ऐसे भी हमारे 70-30 का रेशियो है जवानों का वहाँ पे बचने का। तो उन्होंने बिना प्रॉस कॉन्स देखे हुए डिसाइड किया कि हम लोग पैरा ड्रॉप नहीं करेंगे जवानों को, हम लोग अपना फ़्लाइट डायरेक्ट लैंड कराएंगे एयरपोर्ट पे। तो ये डिसीजन हुआ। 25 किलोमीटर टचडाउन के पहले लाइट्स एक बार ऑन ऑफ की गई, तो और जो एक और पासवर्ड था, तो और एक मिला एक इन्फॉर्मेशन कि भाई अभी चलिए सेफ़ है। हालांकि डर ये भी था कि कहीं कोई ATC के किसी व्यक्ति के माथे पे बंदूक रख के तो ये सब नहीं करवा रहा है। लक था, अच्छा लक था। IL-76 जो है वहाँ पे लैंड हुई। हालांकि लैंडिंग में भी कुछ दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक शैलो कोरल रीफ था और पकड़ नहीं पा रहा था जो रडार था कि वो पानी है या वो लैंड है। तो रनवे की लाइट 200 मीटर के, जब प्लेन 200 मीटर करीब था तो जलाई गई, तो उन्होंने समझ गए वो एक अच्छी लैंडिंग हुई वहाँ पे। मिशन ठीक ठाक से सक्सेसफुली जो है वहाँ पे उतर गया। 150 लोग, 2 जीप उतार दी गई 9:48 बजे। और बैनर्जी ने बोला कि अब वो मालदीव्स में ही रहेंगे। प्लेन लौट रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊँगा, मेरा काम है मालदीव्स में रहना, मैं यहाँ का हाई कमिश्नर हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा। मालदीव्स से कॉल आने के 16 घंटे के भीतर भारत की सेना मालदीव्स के अंदर थी। अब बारी थी लाइव ऑपरेशन की, वो भी बहुत ही मज़ेदार है, सुनिए। सब कुछ प्लान के अनुसार बढ़ा। हुलहुले में थोड़ी बहुत झड़प हुई। चौडिया ने तुरंत ही AK चौडिया ने तुरंत ही ATC के थ्रू प्रेसिडेंट को कांटेक्ट किया, थ्रू ए लॉयल मालदीवियन ऑफिसर जिसने पासवर्ड को ट्रांसमिट किया था उसके थ्रू। फिर बैनर्जी साहब ने प्रेसिडेंट गयूम से बात की। उन्होंने बोला कि इंडिया ने कंट्रोल ले लिया है। बुलसारा को उन्होंने माइक थमाया, ब्रिगेडियर बुलसारा को। ब्रिगेडियर बुलसारा ने बोला कि भाई, उन्होंने बोला कि आप जल्दी करिए, देखिए हम तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ सामने आ गए हैं सब मारने के लिए। तो ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि आप घबराइए मत, हमारे जवान आ चुके हैं और वो ही विल डू द बेस्ट। AK बैनर्जी साहब को कुछ वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स जानते थे, जिन्होंने अपना कपड़ा वपड़ा बदल के वो लोग क्राउड में शामिल हो गए थे, ताकि उनको ये लोग ये मर्सिनरीज जो थे, जो आर्म्ड जो एक लड़ाके थे, वो पकड़ के मारे ना, इसलिए। तो उन्होंने जैसे ही बैनर्जी साहब को देखा, वो बाहर आ गए मदद के लिए, और उन्होंने कुछ धोनी, यानी कि वहाँ पे धोनी जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो शिप्स होते हैं, वो अरेंज किया और इंडियन आर्मी को बाकायदा गाइड किया कि वो कैसे एक बीच पे जाएं। तो बुलसारा साहब ने डिसाइड किया कि पैरा 6 पैरा की एक कंपनी जो है वो बीच हेड को सिक्योर करेगी साउथ वेस्ट ऑफ माले, मेजर RJS ढिल्लन के अंदर, और एक प्लेटून 3rd पैरा की कैप्टन RD पुनाकर के अंदर डाइवर्जनरी अटैक के लिए, जो एक अटैक था कि ध्यान भटकाने के लिए, जेटीज़ की तरफ जाएगी, जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत झिटपुट एक झड़प हो रही थी सैनिकों से, उनके मर्सिनरीज के साथ हमारी। ढिल्लन साहब ने
2 हाई रिस्क मिशन टीम को प्रेसिडेंट को छुड़ाने के लिए वहाँ से भेज दिया। ढिल्लन साहब के अंदर ही जो है वो आरजेएस ढिल्लन साहब के अंदर बीच हेड को सिक्योर करने का प्लान था, जो मेन प्लान था। तो 2 HRMTs वहाँ से आगे बढ़े, बीच हेड असॉल्ट जो था वो लॉन्च कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि 4 बोट जो है वो ओपन सी की तरफ गई, 2 जो है वो मरीन ड्राइव की तरफ गई ध्यान भटकाने के लिए। तब तक अचानक बहुत तेज़ गोलीबारी होने लगी। वहाँ पे कुछ मर्सनरीज आए थे, तो इधर के जो हमारे जवान थे 2 इधर उससे उन्होंने पूरा का पूरा अपना जितना असलहा था सब कुछ लगातार चलाया और वो सब मर्सनरीज समाप्त हो गए वहीं पे। गयूम को कहा गया था, प्रेसिडेंट गयूम को, कि हमारे सैनिक वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो आपके पास कैसे पहुँचना है, आप अपने कुछ गाइड्स वहाँ पे जो हैं वो अपने कुछ आपके गार्ड्स होंगे उनको गाइड बना के आप वहाँ पे रखें ताकि हमारे सैनिकों को वहाँ पे गाइड किया जा सके। गयूम का बार बार कॉल आ रहा था बुलसारा के पास और बुलसारा उन्हें बार बार समझा रहे थे कि भाई आप वेट करिए, हमारे लोग वहाँ पे पहुँच ही रहे हैं। अब माले में हमारे सैनिक पहुँच तो गए थे, लेकिन उनके पास एक समस्या थी कि प्रेसिडेंट के घर पे जाएं कैसे। उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं था। तो जो एनएसएस के जो गार्ड्स थे जिन्होंने इनको गाइड किया था हमारे सैनिकों को माले ले जाने के लिए, जो बोट से जो लेके गए थे हमारे सैनिकों को, उन्होंने बोला कि आप डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर के घर पे चलिए, वहाँ पे वो आपको बताएंगे कि प्रेसिडेंट कहाँ पे रहते हैं। तो डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर जो कि घायल हो गए थे उस दिन की सुबह की लड़ाई में, उनके यहाँ लेके गया और प्रेसिडेंट के हाउस पे ले जाया गया उन हमारे सैनिकों को। तो वहाँ पे जो गार्ड्स थे प्रेसिडेंट के, वो हमारे सैनिकों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। उनको लग रहा था कि ये भी जो है मर्सिनरीज हैं, ये कौन है पता नहीं। आधे घंटे तक एनएसएस उनके गार्ड्स को समझाया गया, प्रेसिडेंट के गार्ड्स को, कि भाई जाने दो, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग तुमको बचाने आए हैं। लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं थे, वो घबराए हुए थे और साथ में जो है बिल्कुल जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। तो बुलसारा ने अंत में बोला कि अगर वो नहीं माने तो उन्हें गोली मार दो और गोली मार के अंदर घुसो। आधा घंटे बाद वो माने। 2:10 बजे सुबह के 4 नवंबर मालदीव्स के प्रेसिडेंट को रेस्क्यू किया गया, प्रेसिडेंट को बचा लिया गया, प्रेसिडेंट सेफ थे। बुलसारा के कंधे पर भारत के रीजनल पावर यानी कि क्षेत्रीय ताकत बनने का सपना था और वो बोझ बहुत बड़ा था। तय समय सीमा के 7.5 घंटे पहले प्रेसिडेंट गयूम को बचा लिया गया, लेकिन माले अब भी शांत नहीं था। बुलसारा ने तय किया कि 6 पैरा को माले भेजते हैं, 3 पैरा हुलहुले में रहेगा। सुबह होते होते 3-4 बजते आईएएफ भी अपना इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना पोजीशन ले लिया था। MI-8 हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे वो मालदीव्स के पास आने लगे थे क्विक फेरिंग के लिए, कि हमारे जवानों को वहाँ से जल्दी वहाँ पे ले जाया जा सके। मिराज 2000 त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से मालदीव्स के ऊपर लो लेवल पासेस लगा रहा था अपना पावर शो करने के लिए, इन द शो ऑफ पावर। तो मर्सिनरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो गई, डर गए वो लोग। काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया। उसके लुतूफ़ी जो उसका लीडर था और उसके कुछ लड़ाके वहाँ पे एक MV प्रोग्रेस लाइट नाम के एक शिप से भागें कुछ होस्टेजेस को लेके, यानी कि कुछ लोगों को वो अपने कब्जे में लेके वहाँ से भागे ताकि नेगोशिएट कर सकें। कुछ लोगों को ले, उसमें एक बहुत बड़े मालदीव्स के मिनिस्टर भी थे और उस मिनिस्टर की सासू माँ भी वहाँ पे, उनको भी उन्होंने जो है बंदी बना के, वो जो लीडर था उसका, जो मर्सिनरीज़ का लुतूफ़ी और उसके कुछ लड़ाके, वो लोग इस एक लाइट MV प्रोग्रेस लाइट नाम के एक शिप से भागे। तब तक बैनर्जी साहब वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि बहुत दूर से कोई एक लाइट जा रही है, जिसपे कोई बहुत लाइट जल रही है, एक शिप जा रही है। तो उन्होंने तुरंत ब्रिगेडियर बुलसारा को बताया। ब्रिगेडियर बुलसारा ने तुरंत बोला फायर करो। तो मीडियम मशीन गन्स और कार्ल गुस्ताव रॉकेट से फायर किया हमारे सैनिकों ने बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जहाज़ तब तक बहुत दूर चला गया था। ब्रिगेडियर बुलसारा बहुत गुस्सा हुए, लेकिन आगे चल के कैप्टन NS घेई ने देखा कि कुछ आ रहा है दूर से। तब तक उन्होंने लाइट बंद कर दिया था मर्सिनरीज़ ने अपनी शिप का। तो उन्होंने देखा कि आ रहा है, तो भाटिया ने बोला और फायर फायर। तो इधर से फायर हुआ, कार्बाइन, स्टेन गन, LMG फायर। फिर कार्ल गुस्ताव के 3 गोले दागे गए। एक जो स्टीयरिंग व्हील था जो शिप का, वो जाम कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया उस 3 गोलों में से किसी एक ने। बुलसारा ने देखा शिप कोऑर्डिनेट कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि शिप कोऑर्डिनेट को तुरंत गोवा भेजो। और शिप जो है वो मलक्का पैसेज की तरफ आगे बढ़ रहा था।
उधर माले में एनएसएस एचक्यू को आज़ाद करा लिया गया था, मतलब नेशनल सिक्योरिटी जो सर्विसेज है उनके हेडक्वार्टर को भी मर्सिडीज ने कब्जा कर लिया था, उसको आज़ाद करा दिया गया था। मरीन ड्राइव का जो जेटी था उसको भी आज़ाद कर लिया गया था, वहाँ से भी सफाई कर दी गई थी इन लोगों की। एनएसएस ने अपना एक स्पीड बोट भेजा कि भाई बुलसारा साहब को लाया जाए और बनर्जी साहब को भी अब यहाँ पे लाया जाए माले में एयरपोर्ट से। तो तूफ़ान की गति से 3 बजे वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। एनएसएस हेडक्वार्टर में गयूम साहब से बात हुई और वो घबराए हुए थे लेकिन कमांडिंग मोड में थे, प्रेसिडेंट थे। 4 बजे सुबह में सैटेलाइट कॉल पे श्री राजीव गांधी से राष्ट्रपति गयूम की बात हुई। उन्होंने उनको धन्यवाद कहा, आपने समय पे हमारा साथ दिया इसलिए आपका धन्यवाद, गयूम साहब ने कहा। और रोनेन सेन जो जॉइंट सेक्रेटरी थे पीएमओ में, वो याद करते हैं कि उस समय राजीव गांधी जो थे वो अपने डेस्कटॉप पे 1988 में वो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और एक उंगली से टाइप कर रहे थे जैसे वो हमेशा करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गयूम से बात करने के बाद ही राजीव गांधी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सोने गए। और रोनेन सेन से उन्होंने कहा कि तुम लेट आना, तो रोनेन सेन खुश हो गए कि अगले दिन चलो लेट आते हैं, लेकिन फिर बोला कि नहीं 9:30 बजे तक जो है पहुंच जाने को, 9 साढ़े 9 तक। और बोला कि जो आपको जो मैंने ड्राफ्ट दिया था जो डॉक्यूमेंट का वो प्रिपेयर करके लेके आने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत साहब जी को फ़ोन करके जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर दो कि मिशन कैक्टस ऑपरेशन कैक्टस जो है वो सफलतापूर्ण रहा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं छोड़ दो, वो सो रहे होंगे, श्री राजीव गांधी ने ऐसा कहा मुस्कुराते हुए। फिर लोग, अब जब ऑपरेशन कैक्टस सक्सेसफुल हो गया था, राष्ट्रपति को भी बचाया गया था, तो लोग घरों से बाहर आकर तालियां बजा रहे थे। अब तक 1600 भारतीय जवान मालदीव पहुंच चुके थे। तब तक डिएगो गार्सिया से अमेरिका के भी शिप्स वहाँ पे आ रहे थे, 3 क्रूज़र और एक जो है डिस्ट्रॉयर और एक कोई और शिप आ रहा था। इसने बोला कि भाई हमको मालदीव में उतरने का जो है परमिशन दिया जाए, रुकने का। तो इंडियन आर्मी ने परमिशन देने से मना कर दिया, बोला क्यों आ रहे हो, सब खत्म हो चुका है अब कहानी, यहाँ पे भाई आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 5 नवंबर को शाम में IL-38 ने, जो MV प्रोग्रेस जो ये शिप था जो जा रहा था, जिससे ये भाग रहा था लुतूफ़ी, उसने 60 किलोमीटर दूर माले से IL-76 ने इसको टारगेट, उसको वो किया, हमारे IL-76 ने स्पॉट कर लिया। नेवी को फिर भेजा गया, समुद्र में लड़ाई हुई और लुतूफ़ी को पकड़ा गया। लड़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन इस लड़ाई के बारे में मैं आपको इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो पे कम से कम 2000 व्यूज़ जब आएंगे तब मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, और 2 दिन 3 दिन के भीतर इस पे 2000 व्यूज़ आने चाहिए, तब मैं जाके पूरा नेवी में कैसे समुद्र के बीच में लड़ाई हुई, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। फिर श्री राजीव गांधी ने क्या कहा था, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं, ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे कहीं इतना अवेलेबल नहीं है जैसे मैं आपको दूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और 2000 व्यूज़ एज सुन एज पॉसिबल इस पर आ जाने चाहिए। धन्यवाद।